हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीर स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम 50 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो आपको ये ध्यान देना है अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं। नंबर 2 देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो नंबर 2 इसका आंसर है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ये कहलाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सोना, चांदी, तांबा, जिंक, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एंटी मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सोना, चांदी, तांबा, जिंक, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नरम लोहे के बने अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इनका प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर में, क्रोड बनाने में और डायनेमो बनाने में। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का, और बनते हैं अस्थायी चुंबक। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। स्टील के बने स्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ ध्यान देना है, बने हैं चुंबक स्टील के, इस्पात के, और इनका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, दिशा सूचक यंत्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अगला। क्यूरी बिंदु या क्यूरी ताप किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है वो कहलाता है उसका क्यूरी बिंदु या क्यूरी ताप। जिस ताप पर लौह चुंबकीय बदल जाएगा किसमें? अनुचुंबकीय में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है? तो ये हमेशा ठहरती है कहाँ पर? उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। कौन सी सुई? चुंबकीय सुई। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं? वैसे परमाणु की खोज तो बहुत पहले की जा चुकी थी, पर सन 1803 में जो है जॉन जॉन डाल्टन, इन्होंने बताया है क्या? परमाणु के बारे में, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यह नाम याद रखिए, सन 1803, जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भौतिकी में मूल कण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, भौतिकी फिजिक्स में मूल कण वो होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, और इनकी संख्या है 30। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कुछ हम जानते हैं। संख्या याद रखिए आप यहाँ पर 30 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, तो इनका नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं कि ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, जो कि धनावेशित कण है, जो कि नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, तो ये है वर्ष 1932 में खोज की है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, जिसके खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता, इनका नाम है एंडरसन, और वर्ष 1932 में इनकी खोज हुई है पॉजिट्रॉन की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता, वर्ष 1930, और खोजने वाले हैं पाउली। फिजिक्स वाले लोग जानते होंगे कि पाउली जो है बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने एक अपवर्जन सिद्धांत दिया था। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता जो है वर्ष 1930, पाउली। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पाई मेसान की खोजकर्ता या खोज किसने की? तो पाई मेसान की खोजकर्ता की है वर्ष 1935, और वैज्ञानिक का नाम है एच यूकावा। तो यहाँ देखिए, पाई मेसान और संबंध किससे है? एच यूकावा खोजकर्ता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस में निहित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस में निहित होता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से कितना गुना अधिक होता है, या कितना अधिक होता है? नाभिक का घनत्व किससे? परमाणु के घनत्व से। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 10 की घात 12 गुना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, 10 की घात 12 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। समस्थानिक आइसोटोप्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं? तो समस्थानिक वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुका है, जिसके इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सिंपल है, प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो कहलाता है समस्थानिक। अगला क्वेश्चन देखिए। किस तत्व के 27 समस्थानिक होते हैं? तो इस तत्व का नाम याद रखें, पोलोनियम। पोलोनियम के क्या होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। ध्यान रखेंगे तत्व के बारे में, पोलोनियम और 27 समस्थानिक। समभारिक किसे कहते हैं? आइसोबर्स, जिसमें परमाणु भार होता है समान और परमाणु संख्या होती है भिन्न भिन्न। जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आइसोबर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नंबर का। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आप जानते हैं कि ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ग्रेट साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता और सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता कौन थे? तो इनका नाम है हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खोज हुई थी, नाभिकीय विखंडन, हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अनकंट्रोल्ड दो चीज होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड, जिसका उपयोग होता है परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में होता है। अनकंट्रोल्ड जिसपे अब कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, वो होता है एटम बम में यूज। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु भट्टी जो होती है, उसमें यूज होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। यहाँ पर इसमें एक निश्चित मात्रा में विखंडन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैज्ञानिक का नाम है एनरिको फर्मी, जो देश है उसका नाम है अमेरिका, और वर्ष है 1942। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में किस परमाणु ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में परमाणु ईंधन का यूज होता है थोरियम और प्लूटोनियम का। क्वेश्चन देखिए, भारत में किस परमाणु ईंधन का प्रयोग? तो यहाँ आंसर होगा थोरियम और प्लूटोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो आंसर होगा भारी जल D2O या ग्रेफाइट का। भारी जल D2O या ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडन की चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरान की छड़ों का। किस चीज के लिए? विखंडन की चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम 239। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम 232 से क्या प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्या प्राप्त होगा? यूरेनियम 233। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, परमाणु बम के खोजकर्ता व सिद्धांत। तो वर्ष 1945 में रॉबर्ट ओपनहाइमर द्वारा खोज की गई और आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है इसका यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। अब अमेरिका द्वारा जापान पर उपयोग किए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यहाँ पर देखिए, पहला यूज हुआ था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन का, जो है परमाणु बम के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो किया गया था ये 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। तो यहाँ करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, 18 मई की जगह ये है मई। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 11 एवं 13 मई 1998 को, और जगह थी राजस्थान के पोखरण में। और आप यहाँ पर याद रखेंगे दोनों से संबंधित क्या है? लाफिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसको कहेंगे हम नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, नाभिकीय संलयन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली कमी किस समीकरण पर आधारित है? तो यह आधारित है E = mc² पर। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। E = mc² इसका आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के उदाहरण कौन से होते हैं? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सूर्य, और नंबर 2 है हाइड्रोजन बम, जो कि काम करते हैं नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वर्ष 1952, और व्यक्ति का नाम है एडवर्ड टेलर। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? तो यहाँ ध्यान देना है, हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन बम, और नंबर 2 है परमाणु बम। पर सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है कौन? जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, ये नुकसान पहुंचाता है परमाणु बम, क्योंकि ये रेडिएशन फैलाता है और लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71 और हीलियम का परसेंट है 26। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में आ चुका है। हाइड्रोजन व हीलियम का परसेंटेज जो कि है 71 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। सभी लोग जानते हैं, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है ये। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जब व्यक्ति दूर का नहीं देख पाता है तो उसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मतलब वो पास का देख पाता है। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? जो हमारा प्रतिबिंब जो कि रेटिना पर बनता है, वो रेटिना पर न बनकर क्या बनता है? रेटिना के आगे बनता है। ये कारण होता है मायोपिया का, निकट दृष्टि दोष का। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब व्यक्ति को दूर का दिखाई दे रहा है पर निकट का दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कहेंगे दूरदृष्टि दोष। अब इसमें एक जो कंडीशन बनती है कि इसमें आखिर व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किसमें? दूरदृष्टि दोष। और इसका दूसरा नाम क्या है?
यहाँ पे देखें हाइपरमेट्रोपिया, जो इसका दूसरा नाम होता है दूरदृष्टि दोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है? तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम अच्छी क्वालिटी का उत्तल लेंस। किसके निवारण के लिए? दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जरादृष्टि दोष कब होता है? तो ये होता है दोस्तों वृद्धावस्था में, जब व्यक्ति को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो ये होता है जरादृष्टि दोष। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।